तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं। सभी ध्यान देंगे कि अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए थे वहां उनमें हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन किए थे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन जो हैं दिए थे। मुझे लगा कि 4-5 क्वेश्चन और अब की बार आप लोग ज्यादा कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। ऑलरेडी आज हमारा काफी समय जा चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। सेलेक्ट द मिसमैच्ड वन इन रिगार्ड टू द पेयर ऑफ साउंड। साउंड के पेयर में आपको बताना है, मतलब ये डिफरेंट एनिमल्स हैं, ये किस प्रकार का साउंड क्रिएट करते हैं आपको बताना है कि क्या कोई साउंड यहाँ पे गड़बड़ तो मैचिंग नहीं हो गई है। तो जो हॉक हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीम करते हैं, सही है। हेन है वो क्लक या काकल करते हैं, ठीक है, कैकल करते हैं। हॉर्सेज जो है ने स्नॉट, ये भी सही है। जो किटन्स हैं इन्हीं के लिए गड़बड़ हो गया है। जो किटन्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है किटन्स हैं इनके लिए यूज होगा म्यू, म्याऊ म्याऊ करते हैं। और जो आपके हाउल की आवाज यदि बोला जाए तो ये किसकी होती है भाई, सही से बताना है भाई। हाउल कौन करता है, तो आप सभी को पता है जयकाल, ये हाउल करता है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। जो सीआर होते हैं वो इस तरह से जो है आवाज निकालते हैं। तो ये आप सभी को याद रखना है, जानबूझ के क्वेश्चन आप सभी के लिए डाला गया कि जब एग्जाम में आए तो हमारा स्टूडेंट कर पाए। इसी तरह और ढेर सारी आवाजें हैं। हमने आपको 5 एनिमल के आवाज जो है यहाँ बताए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसी तरह और एनिमल्स की भी साउंड को तैयार करना है ताकि आपको ज्यादा ज्यादा तैयार रहे और आप एग्जामिनेशन में एकदम क्लियरली कर सकें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड आउट द एरर इन रिगार्ड्स टू द प्रोनाउन। आपको एरर बताना है प्रोनाउन के संदर्भ में, ठीक है, आपको एरर बताना है। तो यहां ध्यान दें, सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एरर बताना है भाई। बहुत ही क्लियर है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है जहां पे आपको वास्तव में रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरा सेंटेंस आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि वह हर किसी से या हर वो चीज से नफरत करती है जो उसे उसके मिस्टेक की याद दिलाते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन में जहां रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के साथ के लिए यूज होता है। अब उसका एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो एक प्रोनाउन है, बल्कि एक नहीं दो दो प्रोनाउन है, एवरीबडी एंड एवरीथिंग। तो जब एक साथ दो दो प्रोनाउन आपको दिख रहा है, अगर प्रोनाउन कोई लिविंग बीइंग होता तब तो आप हु का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एक प्रोनाउन आपका लिविंग बीइंग है और एक प्रोनाउन आपका नॉन लिविंग है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आप सभी को कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो वहां पे आपको दैट का प्रयोग करना पड़ेगा जहां पे आप जेंडर क्लियरली नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये चीज है। प्लीज आप सभी से मैंने बार बार कहा कि अपने साथियों की मदद करें, जो आपके साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें कैसे मदद करेंगे ये आप लोग जानेंगे। अगर मैं पढ़ाते हुए मदद करूंगा तो मेरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स हु आर नॉट एबल टू लिसन माई वॉइस, ठीक है। तो आई होप कि ये दूसरा क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन, मैं फिर से 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में ही। अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है भैया, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन ग्रामर का वह टर्म है जो क्या करता है, ये दो काम करता है। एक तो सबसे पहला ये काम क्या करता है कि ये जो है कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन काम करने का मतलब कि दो क्लाजेज को जोड़ता है, ठीक है, दो क्लाज को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ही सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, ठीक है। दूसरा है हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक, तो दो क्लाजेज जोड़ने का काम। तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करता है। दूसरा ये काम क्या करता है, दूसरा ये क्या करता है कि जो एंटीसीडेंट होता है उसके लिए यूज होता है। ये अपने एंटीसीडेंट जो कि एक नाउन या प्रोनाउन होता है, एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन सीधी सी बात है, प्रोनाउन है तो ये क्या करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रोनाउन आए हुए हैं, एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अगर आपका एंटीसीडेंट, ध्यान से समझना है, अगर आपका एंटीसीडेंट अगर एक लिविंग बीइंग है, तो लिविंग बीइंग है अगर आपका एंटीसीडेंट, तो आपका हमेशा जो है रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हु, ठीक है। अगर आपका जो है, ठीक है, यहां ध्यान देना है, अगर आपका जो है लिविंग बीइंग है, आपका एंटीसीडेंट तो आएगा हु। अगर नॉन लिविंग है
या ऑब्जेक्ट है कोई तो ऐसी कंडीशन में आएगा विच, ठीक है। और अगर आप जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि वो जो है एक आपका लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग बीइंग है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। दैट के लिए और भी कुछ शर्तें हैं जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम क्लियर करेंगे। तो अब तक आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन तो एक तरह से प्रोनाउन का भी काम करता है, साथ ही साथ कंजंक्शन का काम करता है। ये दो चीज अपने दिमाग में बैठाए रखना है। और ये क्या करता है, ये अपने आने वाला जो एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, उससे कनेक्ट करता है, ठीक है, संबंध को बताता है। एंटीसीडेंट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है सभी को? अब एक बात और यहीं पे ध्यान देना है कि ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ये इसके बाद वर्ब कैसा आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद वर्ब कैसा आएगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, ठीक है। अगर आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो आपका वर्ब जो है सिंगुलर आएगा। अगर आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को ध्यान देना है, क्योंकि आपको एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब को लगाना है, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड थी आपको बता दिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, और आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है अप्रोप्रिएट वर्ब द्वारा। टुनटुन लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप नॉर्मली यूज टू, वैसे भी यहाँ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मस्ट होगा नहीं, ठीक है, नीड होगा नहीं, आर टू होगा नहीं, यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होगा यूज टू। जब कोई पास्ट में कोई एक्शन होता है जो कुछ समय तक चल रहा होता है, बाद में वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए डिसकंटिन्यूड एक्शन के लिए आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टुनटुन यूज टू लिव देयर, ठीक है, तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। फाइंड आउट द एरर इफ एनी। आपको एरर बताना है अगर कोई हो तो। जैसे टुनटुन सा हिम टू डू इट, क्या यहाँ पे एरर है? तो यस, एरर आपको दूसरे वाले पार्ट में है। अब आपको एक बात समझना है, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करना है। जब आप इन्फिनिटी वाले चैप्टर को पढ़ते हैं तो इन्फिनिटी वाले चैप्टर में आपको रूल बताया जाता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप टू का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी जो वर्ब का यूज करते हैं उसके पहले टू का यूज नहीं होता है। जैसे कौन कौन सी सिचुएशन है आपको देखना है। जैसे अगर आपका जो है वर्ब आ जाए बिड, बिड आ जाए, अगर आप किसी को अलविदा बोल रहे हैं, या फिर आ जाए लेट, लेट के बाद आप कभी टू का प्रयोग नहीं देखते हैं, या फिर आ जाए सी, या फिर आ जाए हियर, अगर ये आ जाए, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, अगर ये आ जाए और प्लस इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, ये जो वर्ब आएगा इसके पहले आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो वर्ब आएगा इन्फिनिटिव विदाउट टू आएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। इसे रट लो, एकदम दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लेट हिम गो, तो जब आप बोलते हैं लेट हिम गो, तो यहाँ क्या हुआ, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर आप सीधे गो बोल दिए। इसी प्रकार से आप बोलते हैं लेट मी गो, लेट अस प्ले, तो लेट अस प्ले, यानी इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा फिर सीधे वर्ब आएगा, टू वर्ब की टू फॉर्म नहीं आएगी। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपको और कुछ कंडीशन याद रखना है जब आप टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप लोगों ने इन्फिनिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा हाइड बेटर, हाइड बेटर, हाइड बेटर यदि जब आएगा तो इसके बाद कभी भी जो वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके पहले टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। हाइड बेटर हो गया, लिख लो तुरंत फटाफट, यहीं पे नोट कर लो। हाइड बेटर, हाइड रैदर, ठीक है, वुड रैदर, सुनर देन, रैदर देन, ये जितनी भी कंडीशन आएगी इनके बाद आपको बिल्कुल रैदर देन, इन सब के बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। स्पेशली आपको जो सबसे फेमस वाले आते हैं हाइड बेटर या हाइड रैदर। तीसरी कंडीशन, बहुत अच्छा प्रयास करें रीता चौधरी, तीसरी कंडीशन ध्यान देना है, मॉडल्स। जो मॉडल्स होते हैं इनके लिए आप इनके बाद जो वर्ब आता है वो इन्फिनिटिव टू होता है, यानी आप कैन के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं करते, सीधे कैन डू, यानी कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे याद रखना। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सब कुछ आप लोग को जो है, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया होगा तो एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया दिया गया है। अभी आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन बहुत हाई लेवल का ऐड किया जा रहा है। हर क्वेश्चन के बाद इतना एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करो तो आपको बहुत बड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सही करेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि कम समझ में आ रहा है तो आप उसमें गलत ही कर दो,
गलत कर दोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जानबूझ के वो वाला करो जो आपको लगे कि ये पक्का गलत होगा, तो एक्सप्लेनेशन बढ़िया मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब। फिल इन द ब्लैंक करना है अप्रोप्रिएट वर्ब के साथ। जैसे देखना है टुनटुन, अब यहाँ पे क्या होगा, द टी ऑन द टेबल। तो टुनटुन ने क्या किया, ये एक बात समझना, आप सभी लोग अगर समझदारी से ध्यान दें, इतना हमें समझ में आ रहा है कि टुनटुन ने टेबल पे क्या किया, चाय को रख दिया। अब रखने की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप कहो तो रखता है प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो अगर आप प्रेजेंट में रखते हैं कि टुनटुन टेबल पे चाय को रखती है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ले मतलब होता है रखना। अगर यहाँ पे लेज होता तब तो सही है भाई, लेकिन लेज है नहीं, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। तो अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है टुनटुन ने टेबल पे चाय को रखा। तो लेड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ले का सेकेंड फॉर्म लेड होता है। तो भैया जल्दी जल्दी आप लोग इन सारी चीजों को तैयार करें। कई लोग को कंफ्यूजन आ रही है, प्लीज इसमें कंफ्यूज ना हो। अच्छा, ये एग्जाम में कई बार इस तरह से चीजें आ जाती हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ऑप्शन ही नहीं रखा है। तो अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जो केवल बी सही हो सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी बताएं, सभी को समझ में आ रहा है जी? इसीलिए मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ चंचल जी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये क्लास आपके जीवन की, आप लोग अभी तक अपने पिछले बैक जीवन में झांक के देखिए। यूट्यूब के इतिहास में आप लोगों ने जितने लोग के यूट्यूब के वीडियो देखे हों, या अपने कोचिंग के इतिहास में जितने लोगों के साथ आपने कोचिंग किया हो, अब तक के इतिहास में क्या ऐसा बैच किसी ने चलाया होगा जहां पे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आया जा रहा? और सिर्फ इस उद्देश्य के साथ हम लेके आ रहे हैं कि आपको हर टॉपिक के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, और समझाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि जानबूझ के यहाँ पे आपको एक नहीं कहा, हम आपको चार चार रूल याद करवा देंगे। हम क्या करेंगे, आपको एक नहीं, आपको चार चार रूल याद करवाने के हम मूड में हैं। अब देखें कैसे चार चार रूल आपको याद करवा रहे हैं। जैसे अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी आपको लग रहा है मेनी है, ठीक है, अ ग्रेट मेनी, तो आपको लग रहा है ए है, तो ए के साथ क्या आप सिंगुलर यूज करेंगे? आप बताओ, अ ग्रेट मेनी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा, ये समझना है। इसी प्रकार से अ नंबर ऑफ बॉयज, तो ए आया है, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे कि प्लूरल यूज करोगे? हाफ आया है, हाफ के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे कि प्लूरल वर्ब यूज करोगे? आई विश के साथ आई जब आएगा तो क्या सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे? तो इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको लेके आया हूं कि ये एग्जाम में बार बार आता है और हमसे बार बार गलतियां होती हैं। तो देख लो भाई, अ ग्रेट मेनी, अगर अ ग्रेट मेनी आएगा तो ध्यान रखना यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो अ ग्रेट मेनी गर्ल्स आर सिटिंग देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अ नंबर ऑफ बॉयज, तो अ नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा, हैव गॉन, इसके हिसाब से प्लूरल आएगा। ठीक है, हाफ ऑफ द रेस्टोरेंट्स, जब भी हाफ ऑफ इस तरह से कोई प्लूरल वर्ब आएगा तो उसके बाद फिर आपका वर्ब प्लूरल आएगा। तो आर क्लोज्ड टुडे, आई विश आई वर अ डॉक्टर, मैं ऐसा इच्छा करता हूं कि काश मैं डॉक्टर होता है, काश मैं डॉक्टर होता। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, सही कर लें, यहाँ देयर ना होकर हियर होगा, क्योंकि प्रेजेंट में है। तो अ ग्रेट मेनी गर्ल्स आर सिटिंग हियर, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव गॉन, हाफ ऑफ द रेस्टोरेंट्स, ठीक है, आर क्लोज्ड टुडे, आई विश आई वर अ डॉक्टर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने एक साथ चार चार रूल को कवर किया है। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी लोग मैसेज लिख के बताएंगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब एक बात ध्यान देना है यहाँ पे कि मेनी, अगर आपको कुछ रूल बता रहा हूं, जैसे मेनी आ गया, मेनी आ गया, अ ग्रेट मेनी आ गया, अ गुड मेनी आ गया, अगर ये आ रहा है मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी आ गया, तो इसके साथ हमेशा नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ए नंबर ऑफ आ गया, अ लार्ज नंबर ऑफ आ गया, लार्ज नंबर ऑफ आ गया, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल। बस सुनते जाएं, बाद में नोट कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग से। अगर सम आ जाए, सम ऑफ आ जाए, ऑल आ जाए, ऑल ऑफ आ जाए, ठीक है, इनफ आ जाए, मोस्ट मोस्ट ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, अ लॉट ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, और इसके बाद यदि नाउन काउंटेबल है तो वर्ब फिर यहाँ पे प्लूरल होगा। नाउन काउंटेबल यहाँ प्लूरल है तो वर्ब इसके बाद प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दे, काउंटेबल है तो अनकाउंटेबल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। फिर बात ध्यान देना है
कि अगर हाफ आप आ जाए, 1/3 ऑफ आ जाए, 2/3 ऑफ आ जाए, 4/3 ऑफ आ जाए, इस तरह से आ जाए, ठीक है, मतलब डिविडेंड में आ जाए, पार्ट में आ जाए, और यदि उसके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना है कि लेकिन यदि इनके बाद जो नाउन आए यदि वो अनकाउंटेबल आ जाए तो आपका जो वर्ब होगा वो भी ओ सिंगुलर होगा। तो यही ध्यान देना, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अनकाउंटेबल के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप वर्ब प्लूरल नहीं रख सकते हैं, हमेशा सिंगुलर ही रखना पड़ता है। ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है उसी के साथ आप वर्ब प्लूरल यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात ये हमेशा आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि यदि अनकाउंटेबल नाउन आ जाए या कोई मटेरियल नाउन आ जाए या सब्सट्रैक्ट को दिखाने वाला नाउन आ जाए तो उसके साथ आपको हमेशा जो है वर्ब सिंगुलर यूज करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियों में हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे आप बोलते हैं ब्रेड की बात कर रहे हैं तो ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आप उसे काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि आप क्या बोलते हैं, लोब्स ऑफ ब्रेड, 5 लोब्स ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड की स्लाइस आप यहाँ आप बोल सकते हैं 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आप स्लाइस प्लूरल बना सकते हैं, ब्रेड को प्लूरल कभी नहीं, आप ब्रेड्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। आई होप कि आई एम क्लियर टू एवरीवन, और बाकी जो है हम आगे की क्लासेस में ये सब क्वेश्चन और आएंगे और अच्छे समझेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द एरर इन रिलेशन टू द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के संदर्भ में आपको एरर बताना है। जैसे ही वांटेड सर्टेन बॉयज टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर, वह चाहता था कि कुछ बच्चे प्रिंसिपल के चैम्बर में एंट्री करें, कुछ बच्चों। अब ध्यान देना, वास्तव में इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों में आप गलती पकड़ सकते हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ पहला वाला आंसर गलत दिया था। आप इसको कैसे बनाओगे, ये सेंटेंस वास्तव में अगर करेक्ट देखा जाए तो इसको ऐसे होना चाहिए था कि ही वांटेड सर्टेन बॉय, ये इसी लाइन में होना चाहिए था, तो ये 100% ए गलत होता। अब ये तो करेक्शन की बात होगी, आगे बढ़ते हैं कि क्या हो सकता है। तो दो तरीके हैं, आप इस सेंटेंस को जब सर्टेन का प्रयोग करते हैं तो अगर आप सर्टेन से पहले ए लगा देंगे तो फिर ए सर्टेन बॉय, तो इसके बाद जो आने वाला नाउन है सर्टेन के बाद वो सिंगुलर होगा। यदि सर्टेन से पहले ए है तो नाउन आने वाला सिंगुलर होगा। यदि सर्टेन से पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो सर्टेन के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो होगा प्लूरल। यानी दो तरीके से बना सकते हैं, आप सर्टेन बॉय बोल सकते हैं या सर्टेन बॉयज बोल सकते हैं, दोनों तरीके से सेंटेंस आपका सही होगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी को, जो अभी मैंने आप सभी को रूल बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोलता है। फाइंड आउट द एरर इफ एनी इन रिगार्ड्स टू द आर्टिकल। आपको एरर बताना है आर्टिकल के संदर्भ में अगर कोई हो तो। टुनटुन डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, नो एरर। अब यहां ध्यान देना है कि टुनटुन डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, क्या यहाँ पे कोई एरर है? आपको जो वहां पे हमने आंसर दिया था उसमें बताया था नो एरर है। अब एरर है तो कहाँ है और नहीं है तो क्यों है, ये समझना है। एरर तो है नहीं तो क्यों नहीं है। अब एक यहाँ पे रूल है, आप सभी को जानना पड़ेगा, आप सभी नोट कर सकते हैं कि अगर आपका काइंड ऑफ आ गया, अगर आपका टाइप ऑफ आ गया, अगर आपका शॉर्ट ऑफ आ गया, इसी तरह से बहुत ढेर सारे, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अगर इस तरह से आपको मिल रहा है तो इनके बाद जो आने वाला नाउन है उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद जब जो नाउन आएगा, ठीक है, उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसीलिए यहाँ पे जो सेंटेंस है कि टुनटुन डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, ये सही है। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको लूं तो आप बोल सकते हैं कि टुनटुन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डीएम, टुनटुन को डीएम के रैंक तक प्रमोट कर दिया गया है, तो टुनटुन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डीएम, इस तरह से हो गया। अब एक बात ध्यान दें कि अगर यही चीजें, अगर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ का प्रयोग अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं, जब तक अफर्मेटिव में कर रहे हैं तब तक तो सही है, निगेटिव में कर रहे हैं सही है, लेकिन अगर इसी का प्रयोग आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको इसके पहले ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव में ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप ये बोलोगे कि व्हाट टाइप ऑफ अ टीचर इज सी, या व्हाट टाइप ऑफ अ टीचर ही इज, वह किस प्रकार का टीचर है, तो व्हाट टाइप ऑफ टीचर ही इज, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ अ टीचर ही इज, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है कि नॉर्मली जो है आप इसके साथ इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं आर्टिकल का, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस केस में आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
अगले सेंटेंस में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। वंस ट्वाइस, ये एकदम बच्चों का खेल है। वंस ट्वाइस थ्राइस अगेन सेल्डम ऑलवेज नेवर ऑफन स्कार्सली हार्डली रियरली फ्रीक्वेंटली, ये जो है इनके साथ जो है आप प्रयोग करते हैं, तो इनके साथ जो है आप जल्दी से ध्यान देना है कि इन ये बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप सभी को पता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो बहुत आसान हो गया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना है इसमें। गुनगुन इज कॉन्सस, गुनगुन क्या है, कॉन्सस, तो कॉन्सस के साथ आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार से टुनटुन टेक्स डिलाइट इन, तो यहाँ पे डिलाइट इन होगा। चिल्ड्रन वर फाइंड फार, फाइन हमेशा फाइन के बाद फार आता है, फार बीइंग लेट। द डिक्लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इन हिज मॉरल, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, यहाँ पे आपको चार चार प्रीपोजिशन और बहुत अच्छे अच्छे लिए गए हैं ताकि आप इन्हें रट सके, समझ सके। तो ये यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे पास 10 मिनट का समय है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी एंड करने का। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और देखते हैं। फाइंड आउट द एरर इन रिलेशन टू द कंजंक्शन, कंजंक्शन के संदर्भ में हम एरर देखते हैं। सेल्डम आर एवर, एक्चुअली जब आप इसको किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो ये सेल्डम के साथ क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। या तो आप बोलते हैं सेल्डम आर नेवर, वो तब बोलते हैं जब सेंटेंस में निगेटिव सेंस आता है, सेल्डम आर नेवर। और अगर सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस है तो सेल्डम इफ एवर। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन बनता है। कभी कभी सेल्डम की जगह रेयरली भी यूज होता है, इस सेल्डम की जगह कभी कभी रेयरली भी यूज होता है, तो इसको देख के डरना नहीं। रेयरली इफ एवर भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है। सेल्डम आर यदि करना था तो नेवर करना था, यहाँ सेल्डम इफ करना था तो एवर करना था, तो इफ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए पहले वाले पार्ट में गड़बड़ी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। फाइंड आउट द एरर इफ, ठीक है, एनी इन रिगार्ड्स टू द टेंस, टेंस के संदर्भ में गड़बड़ी है आपको बताना है। अब मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन, मिसोजिनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है, कैसा पर्सन होता है जी देखते हैं। इज हेटिंग वुमेन, हेटिंग वुमेन नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जो कंटिन्यूअस फॉर्म में नॉर्मली नहीं बनते हैं, वो क्या करते हैं, मिसोजिनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो हेट करता है, हु हेट्स। ठीक है, तो अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा कुछ, क्या आप मुझे ऐसे वर्ब नाम बता सकते हैं जो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे वर्ब का नाम बताएं तो आप देखेंगे कि जैसे आपका कुछ ऐसा वर्ब है, जैसे एडमायर हो गया, डिपेंड हो गया, होप हो गया, सी हो गया, बिलीव हो गया, डाउट हो गया, वांट हो गया, विश हो गया, केयर हो गया, डिजायर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, कास्ट हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, कंटेंट हो गया, कंसिस्ट हो गया, कंप्राइज हो गया, स्मेल हो गया। ये सारे वर्ब जो है नॉर्मली आप जो है इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तो प्लीज आप लोग के पास जो भी बुक हो उसमें आप देखिएगा, ये रूल दिया ही रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो दिया रहता है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया रहता है। कोई भी बुक आपके पास हो आपको ये रूल मिल जाएगा, प्लीज आप इसे पढ़ लेंगे। ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जब भी एक्सक्लामेटरी होगा तो एक्सक्लेम्ड होगा, जिस प्रकार की भावना होगी उसको विद के साथ लगा देंगे, तो सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ये जो सेंटेंस है, वी हैव वन दिस मैच, सीधी सी बात है, वी को जो है आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे प्रोनाउन को, सब्जेक्ट के हिसाब से दे हो जाएगा, दे। हैव का टेंस चेंज होकर हैड हो जाएगा। ठीक है, तो वी दे हैड, ठीक है, वन द मैच, ये बीन गड़बड़ी हो गई है, तो इसके हिसाब से कौन वाला था, बी सही होगा। सी क्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन, और दिस मैच का दैट मैच हो जाएगा, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत बढ़िया चेंज है, आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा, ये पैसिव वाइज का चेंज है, बहुत ही शानदार चेंज है, पैसिव वाइज में बदलना है। जल्दी से आप लोग देखें और बताएं कि जब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जो अपने बाद जब उनका पैसिव वाइज बनाते हैं तो बाई नहीं लेते हैं, जैसे नो है तो नोन टू हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है एनॉयड है, अगर एनॉय है, एनॉय मतलब गुस्सा, जब इसका आप बदलेंगे तो एनॉयड विद हो जाता है। इसी प्रकार से एस्टोनिस्ट, तो एस्टोनिस्ट एट हो जाता है, अगर कोई गुस्सा है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ट, ये सब एट हो जाता है। ठीक है, अमेज्ड एट हो जाता है, वेक्स्ड एट हो जाता है, सर्टेन, कंटेंड, कंटेंड के बाद इन हो जाता है। ठीक है, फील्ड के साथ विद हो जाता है। ठीक है, ऑर्नामेंटेड के साथ विद हो जाता है, टायर्ड के साथ ऑफ हो जाता है, और इनगल्फ्ड के साथ इन हो जाता है। बिल्कुल राजकुमार जी सही है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए लाया गया था, और सीधे सीधे यहाँ पे इन वाला केवल आपका ऑप्शन सी है जो कि सही होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू क्लास, जैसे द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई मदर,
तो द हाउस के बाद दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई मदर, ये जो है आपका सीधे सीधे क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे, वह घर, ठीक है, वह घर दैट आई लिव इन, जिसमें मैं रहता हूँ, वो किससे बिलोंग करता है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। आप सभी को पता होगा घर के बारे में विशेषता बताई जा रही कि घर जहां मैं रहता हूँ, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है, जानबूझ के दिया गया ताकि आप लोग बेहतरीन करें। हर चीज लाया जा रहा है भाई, एग्जाम कैसे बचेगा आपसे, आप सब कर रहे हो, अब एकदम से वहां पे मूर्ख बन जाओ, भूल जाओ तो अलग बात है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कंपाउंड सिंपल, कंपाउंड से सिंपल हो, शी फिनिश्ड हर वर्क एंड रिटर्न होम, ये कंपाउंड है, सिंपल बनाना है, तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी रिटर्न होम, एकदम सही है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द कौन सी चीज रिप्रेजेंट करता है पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, जो कि कॉमा से बड़ा हो, अगर कॉमा से बड़ा इंपॉर्टेंस वाला पॉज है तो सेमी कॉलन दिखाएगा, तो एकदम बच्चों जैसा है। और सेमी कॉलन से बड़ा वाला कौन होगा, कॉलन होगा, उससे भी बड़ा कौन होगा, फुल स्टॉप होगा, याद रखोगे भाई, कॉमा, कॉमा सबसे छोटा, उससे बड़ा सेमी कॉलन, उससे बड़ा कॉलन, और सबसे बड़ा फुल स्टॉप हो गया। ये है भैया, आगे बढ़ते हैं, सब फटाफट समझते जाओ, अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म करना है एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में, तो फाई फाई होगा, तो ये इसका मतलब ये कंटेम्प्ट का मैटर है, घृणा की बात है, या सेम का मैटर है, ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी इसमें, इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब ये सब वोकैबुलरी वाला है, अगर आपकी मीटिंग 1-2 मिनट में एंड होने वाली है, जैसे एंड हो जाएगी आपकी क्लास एंड हो जाएगी, 2 मिनट में एंड है, तब तक जितना फटाफट करना है कर लेते हैं। देखो स्टन का मतलब होता है आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, तो डेज एकदम सही है, डिफाई का डिसोबे, फ्लाउट, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, इसका रिफ्यूज है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये सिनोनिम नहीं एंटोनिम है, इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, विच पेयर इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड्स टू एंटोनिम, एंटोनिम के संदर्भ में कौन सा पेयर गड़बड़ है, तो अगर कोई कैंडिड है बायस्ड है तो उल्टा है, एकदम सही, बिनाइन का मैलिग्नेंट एकदम सही है, ठीक है, प्रूडेंट का वेस्टफुल एकदम ये सही है, एंटोनिम है, लेकिन ये एंटोनिम नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब होता है कोई चीज जो कल्पना पे आधारित हो, अनरियल का मतलब भी यही होता है जो रियल नहीं है, तो ये सिनोनिम है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, तो यहाँ पे सी गड़बड़ हो गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको बताना गलत क्या है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो ये सी क्या है, यहाँ पे जो बरो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, बिल होता है, जो चूहे वगैरह रहने के लिए खोदते हैं, खरगोश वगैरह, उसे बरो बोलते हैं, और यहाँ पे डेड बॉडी या किसी एनिमल के डेड बॉडी को काकस बोलते हैं, CARCAS, ठीक है, CASS, तो ये है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मिसमैच्ड फ्रेजल वर्ब, जो मिसमैच फ्रेजल वर्ब है वो बताना है। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होता है, कहचान का मतलब किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, चिप इन का प्रयोग गलत है, काम ऑफ का मतलब टू रिफ्यूज टू स्पीक है, चिप इन का मतलब गलत है यहाँ पे, तो जल्दी से बताना आप सभी को क्या ऑप्शन होगा। सी, चिप इन का मतलब क्या किसी ने अभी तक तैयार किया है भाई, जब क्वेश्चन मिले तो तुरंत तैयार करिए। चिप इन का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, ठीक है, और टू कट समथिंग इनटू पीसेस विद अ नाइफ का मतलब होता है चॉप ऑफ, आप लोगों ने चॉप ऑफ सुना होगा, चॉप ऑफ, तो यहाँ पे क्या है, चॉप अप, ठीक है, तो ये है यहाँ पे, और ये चिप इन है, ठीक है, तो ये मतलब है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यहाँ पे गड़बड़ी बता रहा है, इसमें गड़बड़ी आपका तीसरा वाला स्पेलिंग है, बाकी सारे स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि क्या गड़बड़ी है भाई, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे डी ऑप्शन में गड़बड़ी है क्वेश्चन नंबर 24 में। कई सालों से तैयारी करने के बाद भी क्या आप सरकारी नौकरी से वंचित हैं? वो भी केवल इंग्लिश ग्रामर की वजह से? क्या आपके सिलेक्शन में ग्रामर ही सबसे बड़ी बाधा है? क्या आप भी ग्रामर के रूल्स और वोकैबुलरी बार बार याद करने पर भी भूल जाते हैं? तो आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए SK सर लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी का ऑल इन वन बैच, जिसमें आपको SSC, TGT, PGT, बैंकिंग, स्कूल ओलंपियाड्स, NDA, CDS, रेलवे, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस और सिविल सर्विसेज CSET जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बेसिक टू एडवांस लेवल पर कराई जाएगी, और साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये ऑल इन वन बैच आपको मिलेगा मात्र 200 रुपए पर मंथ के अट्रैक्टिव प्राइस में। तो बिना वक्त गवाए आज ही ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें।